दोस्तों एक टाइम था जब पेटीएम डिजिटल पेमेंट मार्केट का चेहरा बन चुका था। लोग ऑनलाइन पेमेंट का मतलब ही पेटीएम करना समझते थे और फिर 8 नवंबर 2016 को भारत में नोटबंदी के बाद पेटीएम भारतीय डिजिटल पेमेंट मार्केट का सबसे बड़ा प्लेयर बन गया था। और दोस्तों फर्स्ट मूवर एडवांटेज ने पेटीएम को इस इंडस्ट्री का किंग बना दिया। और फिर दोस्तों ऐसा क्या हुआ जिसने पेटीएम की डाउनफॉल की नींव रखी और क्यों आज यह कंपनी अपने इन्वेस्टर की आंखों में खटक रही है। आज की इस वीडियो में हम आपको पेटीएम की राइज और फॉल की फुल स्टोरी बताएंगे। तो दोस्तों 22 फरवरी 2022 को साउथ दिल्ली की डीजीपी विनीता मैरी जयकर की कार को एक तेजी से आती हुई लैंड रोवर ने ठोक दिया और दिल्ली पुलिस ने उस इंसान को अरेस्ट कर लिया। लेकिन बाद में दोस्तों उन्हें बेल पर छोड़ दिया गया। वो इंसान दोस्तों कोई और नहीं बल्कि पेटीएम फाउंडर और सीईओ विजय शेखर शर्मा थे। यूपी के अलीगढ़ में जन्मे विजय शेखर शर्मा एक मिडिल क्लास फैमिली से थे, लेकिन उनका सपना एक ऐसी कंपनी बनाने का था जो कि पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना सके। साल 2000 में दोस्तों विजय ने 197 कम्युनिकेशन नाम की एक कंपनी की शुरुआत की और दोस्तों इसी के अंदर पेटीएम भी आता है। पेटीएम यानी कि पे थ्रू मोबाइल। और दोस्तों इसे साल 2010 में लॉन्च किया गया था। विजय शेखर शर्मा ने $2 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की थी। अब शुरुआत में दोस्तों ये एक प्रीपेड मोबाइल और डीटीएच रिचार्ज प्लेटफॉर्म हुआ करता था, जिसको बाद में डाटा कार्ड, पोस्टपेड मोबाइल और लैंडलाइन बिल के लिए भी एक्सपांड कर दिया गया। इसके बाद साल 2014 में पेटीएम वॉलेट के लॉन्च होने के बाद भारत में डिजिटल पेमेंट का एक इजी और कन्वीनियंट मेथड आ गया, जिससे कि पेटीएम का यूजर बेस काफी तेजी से बढ़ने लगा था दोस्तों। यहाँ तक कि दोस्तों पेटीएम की पॉपुलैरिटी को देखते हुए चाइना की अलीबाबा ग्रुप, वॉरेन बफेट की कंपनी बर्कशायर हैथवे और रतन टाटा जी ने भी इसमें इन्वेस्ट किया। हालांकि दोस्तों 8 नवंबर 2016 को जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की घोषणा की तो पेटीएम भारत का डिजिटल पेमेंट सेक्टर में एकमात्र एस्टेब्लिश प्लेयर था। अब यहाँ पर दोस्तों पेटीएम के ऑफिशियल्स ने सिचुएशन का फायदा उठाते हुए अगले ही दिन देश के सारे न्यूज़पेपर में प्राइम मिनिस्टर की फोटो के साथ अपनी एडवर्टाइजमेंट पब्लिश कर दी, जिसमें पेटीएम ने भारत को डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र में आगे ले जाने के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को कांग्रेचुलेट किया। लेकिन दोस्तों ये स्ट्रेटेजी पेटीएम पर ही बैकफायर कर गई। एक्चुअली अपोजिशन पार्टी ने आरोप लगाया कि नोटबंदी की मदद से बीजेपी ने पेटीएम को फायदा पहुंचाया है। और तो और दोस्तों पेटीएम को सारे सिचुएशन के बारे में पहले से पता था। हालांकि पेटीएम ने इस पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और मौके का फायदा उठाने में कंसंट्रेट किया। और दोस्तों यही वजह थी पेटीएम का यूजर बेस 14 करोड़ से बढ़कर 27 करोड़ तक पहुंच गया। साल 2015 में पेटीएम ने अपने पेमेंट बैंक की भी शुरुआत की थी, जो कि आज के समय में उनका एकमात्र प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है। 2017 में दोस्तों इस बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से भी अप्रूवल मिल गया था। और दोस्तों पेटीएम का यूजर बेस और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता चला गया। हालांकि दोस्तों 2018 में कुछ केवाईसी दिक्कतों की वजह से इनके नए अकाउंट ओपनिंग पर रोक लगा दी गई, पर अगले ही साल दोस्तों इन्हें दोबारा आगे बढ़ने के लिए अप्रूवल मिल गया था। हालांकि दोस्तों आगे चलकर भी 2022 में पेटीएम पेमेंट बैंक और आरबीआई के बीच में कुछ गड़बड़ियां देखने को मिली थी, पर दोस्तों इन तमाम चीजों के बावजूद पेटीएम पेमेंट बैंक काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहा और इसने पेटीएम की ग्रोथ में एक इम्पोर्टेंट रोल निभाया। अब आगे समय बीतता गया और डिजिटल पेमेंट के मार्केट में नए नए प्लेयर्स की एंट्री हुई, लेकिन इसी बीच पेटीएम में एक ऐसी गलती कर दी जिसने कि दोस्तों उसके अच्छे खासे बिजनेस को हिलाकर रख दिया था। एक्चुअली दोस्तों एलपीसीआई ने यूपीआई को लॉन्च कर दिया, जिसकी मदद से बैंक टू बैंक पेमेंट भेजना आसान हो गया था और पेटीएम जिस वैलिड मोड पर चलता था उसकी पॉपुलैरिटी धीरे धीरे कम होने लगी। हालांकि दोस्तों इतनी जल्दी यूपीआई को पेटीएम ने एक्सेस नहीं किया था और यही वजह थी कि उसकी ज्यादातर यूजर फोन पे और गूगल पे पर ट्रांसफर होने लगी थी। हालांकि आगे चलकर पेटीएम ने इस फीचर को भी अपने ऐप पर लॉन्च किया, लेकिन दोस्तों तब तक काफी देर हो चुकी थी और दोस्तों इसी कारण से पेटीएम का यूजर बेस धीरे धीरे कम होने लगा था। उनका मार्केट शेयर भी धीरे धीरे घटता चला गया। साल था दोस्तों 2021 का, जब 8 नवंबर को पेटीएम अपना आईपीओ लेकर आता है। इसकी मदद से दोस्तों वो $20 मिलियन की वैल्यूएशन पर $2.3 बिलियन राइज करते हैं, यानी कि करीब 18,300 करोड़ रुपया। और यह दोस्तों कोल इंडिया के बाद से भारत का सबसे बड़ा आईपीओ था। और दोस्तों पेटीएम के एक शेयर की कीमत 2150 रुपए रखी गई थी। विजय शेखर शर्मा का कहना था कि उन्होंने इन्वेस्टर को फायदा कराने के लिए शेयर की प्राइस बहुत कम रखी थी, पर दोस्तों एक्सपर्ट्स का मानना था कि काफी ज्यादा अमाउंट है ये सब। और तो और दोस्तों पेटीएम का आईपीओ जो था ना वो
मार्केट में बहुत ज्यादा हाइप लेकर आया था। बहुत सारे लोग इसमें इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड दिखाई दिए थे। यहाँ तक कि दोस्तों ग्रे मार्केट में भी पेटीएम का शेयर 20% प्रीमियम पर ट्रेंड कर रहा था। वैसे मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ग्रे मार्केट एक ऐसा अनऑफिशियल मार्केट है जहाँ पर ऑफिशियल ट्रेडिंग के पहले शेयर एंड बाइंग होती है उस शेयर की। और दोस्तों पेटीएम के शेयर को तो ग्रे मार्केट में लोग 20% से भी ज्यादा प्राइस पर खरीद रहे थे। पर दोस्तों 18 नवंबर 2021 को जब पेटीएम स्टॉक मार्केट पर लिस्ट हुआ तो दोस्तों दिन के अंत तक इसकी शेयर की प्राइस मात्र 1560 रुपए ही रह गई। और दोस्तों आज के टाइम में देखा जाए तो पेटीएम का शेयर 620 रुपए के करीब है, जो कि दोस्तों 2150 के प्राइस से करीब 71% नीचे है। 2021 में दोस्तों लगभग 65 कंपनीज अपना आईपीओ लेकर आई थी और ज्यादातर कंपनीज का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा था। लेकिन दो ऐसी कंपनीज थी जिनका आईपीओ बुरी तरीके से फ्लॉप हो गया। पहला है पेटीएम और दूसरा है कार ट्रेड। दोनों ही कंपनीज दोस्तों लॉस मेकिंग कंपनी थी। दोनों के दोनों कंपनीज दोस्तों हाई वैल्यूएशन पर अपना आईपीओ लेकर आए थे। पेटीएम ने $20 बिलियन की वैल्यूएशन रखी थी, जो कि उस समय करीब 1.4 लाख करोड़ रुपए के बराबर थे, जबकि पेटीएम का रिवेन्यू महज 3300 करोड़ रुपया था। अब दोस्तों एक कंपनी के शेयर का प्राइस और उसकी अर्निंग के रेशियो को प्राइस टू अर्निंग रेशियो यानी कि पीई रेशियो कहा जाता है। अब क्योंकि दोस्तों पेटीएम एक लॉस मेकिंग कंपनी है, इसलिए दोस्तों हम इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो नहीं निकाल सकते और ऐसी कंडीशन में दोस्तों हमें इसका प्राइस टू सेल रेशियो निकालना पड़ेगा, जो कि दोस्तों पेटीएम के केस में 35 आता है। मतलब हम सिंपल शब्दों में समझे तो इस कंपनी को अपने इन्वेस्टर का प्रॉफिट कराने के लिए हर साल दोस्तों 400% का रिटर्न देना पड़ेगा, जो कि लगभग दोस्तों इम्पॉसिबल है। अब दोस्तों ग्लोबल स्टैंडर्ड पर देखें तो $20 मिलियन के लगभग की वैल्यूएशन वो कंपनी मांगती है जिनका रिवेन्यू पेटीएम से कम 9 गुना ज्यादा होता है। लेकिन पेटीएम कम रिवेन्यू के बावजूद हाई वैल्यूएशन के लिए गई, जो कि पहले ही दिन से अपने इन्वेस्टर के साथ बहुत बड़ा धोखा था। हालांकि दोस्तों पेटीएम का वैल्यूएशन ही इसके आईपीओ के फेलियर का एकमात्र कारण नहीं था। बेसिकली प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी का इसके लिए फंडिंग का गेम बहुत अलग चलता है। प्राइवेट कंपनी फंडिंग काफी आसानी से हासिल कर लेती है और अपनी वैल्यूएशन को दोस्तों बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। पर दोस्तों पब्लिक बनने के लिए उनको अपनी वैल्यूएशन को जस्टिफाई करना होता है। उसके लिए कंपनी के फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, यानी कि उनके पास एक अच्छी टीम और एक अच्छा प्रॉपर बिजनेस मॉडल होना चाहिए। लेकिन दोस्तों इसी की कमी पेटीएम के पास साफ साफ नजर आई। इस कंपनी का ना कोई ठोस बिजनेस मॉडल है, ना तो प्रॉफिट्स है और ना ही प्रॉफिटेबल होने का कोई भी प्लानिंग। आज के समय में देखा जाए तो दोस्तों पेटीएम हर एक फाइनेंशियल फील्ड में घुसना चाहती है, पर इसके पास किसी भी चीज में प्रॉपर एक्सपर्टीज नहीं है। पेटीएम ने अपने प्लेटफॉर्म को तो ऑल इन वन ऐप बना दिया है, जहां पर आप मोबाइल रिचार्ज से लेकर बिल पेमेंट, यूपीआई ट्रांसफर, पॉलिसी खरीदना, इन्वेस्टमेंट करना, गेम खेलना, मूवीज, बस और इवेंट्स की टिकट बुक करना, इन जैसे कोई भी काम कर सकते हैं। और दोस्तों यही वजह है कि पेटीएम का इंटरफेस इतना ज्यादा कंफ्यूजिंग हो चुका है कि यूजर इसके प्लेटफॉर्म पर आना पसंद नहीं करते। पेटीएम कई सारे बिजनेस में घुस चुका है, लेकिन इसके सिर्फ 2 ही बिजनेस सक्सेसफुल है, पेटीएम पेमेंट्स बैंक और पेटीएम फास्ट ट्रैक। अपने पेमेंट्स बैंक में पेटीएम ने लगातार आरबीआई की रूल और रेगुलेशन को ताक पर रखा है, जिसके कारण दोस्तों उन्हें काफी सारे प्रॉब्लम का भी सामना करना पड़ा है। प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें तो दोस्तों पेटीएम पेमेंट्स बैंक इस कंपनी को लगातार प्रॉफिट कमाकर दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों पेटीएम फास्टैग, जो कि पेटीएम बैंक के अंडर आता है, और ये दोस्तों भारत के फास्टैग मार्केट में 28.2% का शेयर रखता है। हालांकि इन दोनों के बाद पेटीएम के पास कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जो कि उनके लिए प्रॉफिट लेकर आ रहा हो। इसीलिए दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि पेटीएम आखिर बनाना क्या चाहता है। और इस सवाल पर पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा कहते हैं कि उनका लक्ष्य एक ऐसे बिजनेस मॉडल को बनाने का है जिसमें वो एक बिजनेस से कस्टमर को एक्वायर करे और उसे अपने दूसरे बिजनेस की ओर ले जाकर उनसे भी पैसा कमाए। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, अगर कोई कस्टमर पेटीएम का इस्तेमाल करता है तो उसे पेटीएम पेमेंट बैंक, पेटीएम फास्टैग और पेटीएम फर्स्ट गेम जैसी दूसरी सर्विस पर भी ले जाने की कोशिश की जाती है। लेकिन दोस्तों विजय शेखर शर्मा का यह मास्टर प्लान इन्वेस्टर की समझ से बाहर है और इसीलिए दोस्तों वो इन सब चीज को सीरियसली लेने को तैयार ही नहीं है। अब दोस्तों बिजनेस के मामले में पेटीएम फेल हो ही रहा है। एक्चुअली पेटीएम के पास दूसरे फिनटेक स्टार्टअप के कंपैरिजन एक ही एडवांटेज था और वो था उनका वास्ट यूजर डेटा, जिससे कि दोस्तों वो मार्केट में लीड ले सकते थे। पर दोस्तों 2021 में आरबीआई के अकाउंट एग्रीगेटर नेटवर्क इनिशिएटिव ने पेटीएम से ये भी छीन लिया। इस इनिशिएटिव के तहत भारत के सारे फिनटेक स्टार्टअप्स
एक दूसरे की यूजर डाटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब कि अगर पेटीएम को पता है कि उनका कस्टमर इन्वेस्टमेंट करने वाला है, तो फिर दोस्तों उनका ये डाटा फोन पे, गूगल पे और दूसरे एप्स के पास भी होगा। और दोस्तों इसी कारण पेटीएम के हाथ से रिवेन्यू जनरेट करने का एक और तरीका छिन गया। मगर फिर भी आप अगर नोटिस करेंगे तो पेटीएम लगातार एक्सपांड कर रहा है और दोस्तों नए नए बिजनेस पर हाथ आजमाता जा रहा है, क्योंकि ऐसी कंपनीज का मेन फोकस प्रॉफिट कमाने पर नहीं बल्कि कस्टमर का बिहेवियर चेंज करने पर होता है। पेटीएम आपको अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू पेमेंट करने पर रिवॉर्ड और कैशबैक देता है। हालांकि दोस्तों अगर देखा जाए तो फिलहाल के टाइम में पेटीएम अपने बिजनेस मॉडल को सक्सेसफुल बनाने में नाकामयाब रहा है। लेकिन दोस्तों आखिर में सवाल उठता है कि पेटीएम को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि वो अपने लॉसेस को कम कर सके। तो दोस्तों सबसे पहले तो पेटीएम को एक और प्रॉपर बिजनेस मॉडल बनाना पड़ेगा, यानी कि बिजनेस प्लान बनाना पड़ेगा जिसमें कि उनके टारगेट्स और गोल बिल्कुल क्लियर हो। इससे वो इन्वेस्टर के बीच भरोसा अपना कायम रख पाएंगे और उनके शेयर के प्राइस नीचे नहीं जाएंगे। पेटीएम को ये भी समझना होगा कि भारतीय इंटरनेट यूजर को सारी सर्विसेज एक जगह पर अवेलेबल नहीं चाहिए, बल्कि वो चाहते हैं कि उनको हर एक सर्विस फास्ट और एफिशिएंट तरीके से मिले। लाइक उन्हें अगर मोबाइल का रिचार्ज करना है तो वो बिना किसी रुकावट के हो जाए। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि पेटीएम को 50 सर्विसेज ना शुरू करते हुए सिर्फ उन सर्विसेज को प्रोवाइड करना चाहिए जिसमें कि उनके खुद की एक्सपर्टीज हो। इससे पेटीएम का यूजर इंटरफेस भी काफी इम्प्रूव होगा और अल्टीमेटली दोस्तों लोग उनके प्लेटफॉर्म पर आना पसंद करेंगे। होपफुली दोस्तों पेटीएम आने वाले टाइम में प्रॉफिटेबल बनेगा और अपने इन्वेस्टर्स की हुई लॉस को प्रॉफिट में बदलेगा। वैसे दोस्तों पेटीएम को वापसी के लिए क्या करना चाहिए, आप अपना ओपिनियन हमें कमेंट में जरूर बताइए।